कि कियोस्के का पूरा परिवार एक हादसे में मारा गया। डॉक्टर ने दुख भरे स्वर में बताया, लेकिन मिसाडो के चेहरे पर ठंडा सुकून था। कम से कम अब कोई सवाल नहीं उठाएगा, उसने मन ही मन कहा। अस्पताल से बाहर निकलते ही वो सीधे डंजन गेट की ओर बढ़ता है, अपनी पहली असली एडवेंचर की शुरुआत के लिए। उसे तेजी से लेवल अप करना है और अपनी नई एबिलिटीज को परखना है। गेट के पास वो अपना स्टूडेंट आईडी दिखाता है, लेकिन तभी गार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको लड़के, गार्ड चिंतित था, क्योंकि यह डंजन कम से कम लेवल 30 वालों के लिए है। अकेले जाना तो प्रैक्टिकली सुसाइड था, लेकिन मिसाडो शांत था। वह टोक्यो एडवेंचरर ट्रेनिंग एकेडमी का छात्र था, जिसे कुछ स्पेशल परमिशंस मिलती थी। उसने पहले ही पढ़ लिया था कि एक कंसेंट फॉर्म पर साइन करने के बाद वह बिना रोक टोक अंदर जा सकता है। गार्ड मजबूरन उसे जाने देता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अब भी बाकी थी। तभी कंपाउंड के दूसरी ओर से कुछ थगिश लड़के आवाज लगाते हैं, अरे गार्ड बस तेरी चिंता कर रहा है, दिल पे मत ले, तू अभी बच्चा है, एकेडमी से पास भी नहीं हुआ, अपनी औकात जान। मिसाडो उनकी तरफ एक ठंडी नजर डालता है, फिर गार्ड से पूछता है, कहाँ साइन करना है? साइन करता है और डंजन गेट की ओर बढ़ जाता है। गार्ड उसकी पीठ को देखता रहता है, फिर उन लड़कों को बुलाकर कहता है, तुम लोग भी अंदर जाओ, जरा उस बच्चे पर नजर रखना। लड़के पहले तो बहस करने लगे, हम किसी अजनबी के लिए अपनी जान नहीं देंगे, लेकिन उनके लीडर ने मुस्कुराकर कहा, रुको, शायद इससे हमारा फायदा हो। अगर डंजन के अंदर कोई उन्हें नहीं देखेगा तो वे वहां जो चाहे कर सकते हैं। उनके चेहरों पर चालाक मुस्कान फैल गई। अगर मिसाडो मर गया तो ब्लेम तो मॉन्स्टर पर ही जाएगा, उनमें से एक हंसते हुए बोला। गार्ड को कुछ पता नहीं था, ये गिरोह पहले भी ऐसे कई लोगों को मार चुका था और लूट लेकर निकल गया था। वे खुशी खुशी मिसाडो के पीछे डंजन में घुस गए, पर 10 मिनट भागने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाए। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। डंजन का रास्ता सीधा था, कोई मोड़, कोई गली नहीं, इसलिए उन लड़कों का उसे खो देना लगभग असंभव था। फिर भी वे हैरान थे कि मिसाडो उनसे इतना आगे कैसे निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वे आखिरकार उसे पकड़ पाते हैं तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। मिसाडो चारों ओर से मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ था। पहले तो उन्हें लगा कि अब उन्हें खुद उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मॉन्स्टर्स ही काम तमाम कर देंगे। मगर तभी मिसाडो ने हवा और आग की मैजिक को एक साथ मिलाकर कुछ ही सेकंड में उन सभी डी रैंक्ड मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर दिया। चारों तरफ बस राख और लूट के चमकते क्रिस्टल बचे थे। वे हैरान थे, इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मार देना, वो भी इस स्पीड से। पर डर से ज्यादा उनकी आंखों में लालच चमक रही थी। अगर हम ये लूट बेच दें तो 6 महीने तक आराम से जी सकते हैं, उनमें से एक फुसफुसाया। मिसाडो की पीठ उनकी ओर थी, इसलिए उन्हें लगा कि उसने उन्हें देखा नहीं है। यही मौका है। तीनों ने एक साथ हमला कर दिया। तीर जैसी मैजिक ब्लास्ट्स उसकी ओर दौड़ पड़ी, लेकिन मिसाडो धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी और उसने हर हमले को बिना एक सेकंड गंवाए डॉज कर लिया। ये सब उसके लिए नया नहीं था। उसकी पिछली जिंदगी में भी ऐसे लोग हमेशा रहे थे जो दूसरों की मेहनत छीनना चाहते थे। तभी एक लड़का आग से भरी फायरबॉल पंच लेकर उसकी ओर दौड़ा, पर मिसाडो उससे भी तेज था। उसने अपनी मुट्ठी पर आइस ऑरा लपेटी और सीधे उसके पेट में मुक्का मारा। आवाज गूंज उठी। लड़का हवा में उछलकर दूर जा गिरा, बेहोश। बाकी दोनों अब कांप रहे थे, उनकी सांसें भारी थीं। इस जिंदगी में मैं रहम नहीं करूंगा, मिसाडो ने बर्फीले स्वर में कहा। जो रास्ते में आएगा वही मेरा अगला कदम बनेगा। और उन शब्दों के साथ उसने उन दोनों को भी धराशायी कर दिया। एक ठंडी सुनसान खामोशी में सिर्फ उसकी सांसों की गूंज बाकी थी। कुछ घंटे बाद जब एक एकेडमी टीचर योइची का अधीनस्थ डंजन में पहुंचता है तो वहां उसे तीनों लड़कों की लाशें मिलती हैं, मगर कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, मानो हवा में सब मिट गया होया। उधर मिसाडो डंजन के बाहर अपने नए स्टैट्स को देख रहा था। डी रैंक डंजन पूरा करने के बाद उसका लेवल फिर बढ़ गया था और अब उसे एक नई वॉइड स्पेल मिली थी, इन्फो ऑब्स्क्यूरिटी। इससे वो अपने लेवल डेटा और डंजन एंट्री रिकॉर्ड मिटा सकता था। अब कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि वो वहां था। उसने ठंडी सांस छोड़ी, अब असली खेल शुरू होगा। कल उसका एकेडमी का पहला दिन था और उसे उसकी तैयारी करनी थी। रात में जब उसने कियोस्के का फोन देखा तो उसमें कुछ अधूरे मैसेजेस थे, बुलिंग, धमकी और पैसों की मांग। अब सब साफ था कि कियोस्के ने क्या सहा था। अगले दिन जब वो स्कूल गेट से अंदर गया तो एक प्यारी लड़की दौड़ती हुई आई, असाही कारेन, उसकी क्लासमेट। तुम ठीक हो ना? सुना था तुम हॉस्पिटल में थे, उसने चिंता से पूछा। मिसाडो हल्की मुस्कान देता है। उसी पल कुछ पुलिस वहां आ धमकते हैं। अरे ये तो वही बेकार नो एट्रीब्यूट लड़का है, जिंदा कैसे बच गया तू? करिन उसके सामने खड़ी हो जाती है, डरते हुए भी उसे बचाने की कोशिश करती है। वो अभी डिस्चार्ज हुआ है,
उसे छोड़ दो। उसके कांपते हाथ मिसाडो देखता है, फिर एक कदम आगे बढ़ता है। डोंट वरी करण, अब सब ठीक रहेगा। और उसकी आंखों में वो पुरानी जानी पहचानी ठंडक लौट आती है। तब पुलिस हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस एक लड़की के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है, और जब कोई लड़का इतना ईगर होकर दिखावा करे तो वो उसे उसकी औकात याद दिलाने से पीछे नहीं हटते। पर उन्हें नहीं पता कि स्कूल की हायरार्की अब बदल चुकी है। जब से मिसाडो ने कमान संभाली है, उसने उस लड़के से, जिसका शरीर अब उसका है, एक वादा किया था कि वो उसका नाम पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के रूप में फैलाएगा। और मिसाडो उन लोगों में से है जो अपने वादे निभाते हैं। वो पहले बुली को टॉन्ट करता है, और ये स्ट्रैटेजी शानदार तरीके से काम करती है। गुस्से में वो मिसाडो की तरफ एक स्पेल फेंक देता है। स्कूल के नियमों के हिसाब से डंजन के बाहर मैजिक इस्तेमाल करना मना है, लेकिन अब उन्हें परवाह नहीं। वो बस मिसाडो को ये दिखाना चाहते हैं कि बिना एट्रीब्यूट्स वाले लोगों को लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो उसकी तरफ एक फायरबॉल फेंकता है, लेकिन मिसाडो उसी पल एक और बड़ी फायरबॉल बनाकर उसकी अटैक को काउंटर कर देता है। दोनों अटैक्स टकराते हैं और एक विशाल एक्सप्लोजन कोर्टयार्ड में गूंज उठता है। बाकी बुलीज हैरान रह जाते हैं। कब से क्योस्के को फायरबॉल यूज करना आ गया? मिसाडो उन कमजोर हमलों से जरा भी प्रभावित नहीं होता। तभी बुली अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, एनपीसीज की तरह मत खड़े रहो, कुछ तो करो। बाकी दोनों भी विंड और वाटर अटैक्स छोड़ते हैं, लेकिन मिसाडो उनके जैसे नहीं है। वो उन्हीं की टेक्निक्स, लेकिन और बड़े स्केल पर वापस छोड़ देता है। तीनों के होश उड़ जाते हैं। किसी ऐसे इंसान ने जो कुछ समय पहले तक नो एट्रीब्यूट था, अब एक साथ मल्टीपल मैजिक एट्रीब्यूट्स कैसे यूज कर लिए? ये ताकत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब तक मिसाडो उनकी अटैक्स को सिर्फ नलिफाई कर रहा था। अब उसकी बारी थी हमला करने की। वो अपने पीछे एक विशाल फायरबॉल चार्ज करता है, जिसकी गर्मी और आकार देखकर ही वो तीनों डर के मारे भागने लगते हैं। मिसाडो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सबसे पास खड़े लड़के को पकड़ लेता है, जो चीखते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। वो उससे पूछता है, जब क्योस्के को मदद की जरूरत थी तब तूने कुछ किया था? वो जवाब देने से पहले ही मिसाडो उसे चेहरे से पकड़कर हवा में उठा लेता है। उसकी मुट्ठी में एक विशाल फायरबॉल जलने लगती है। उसे पता है ऐसे लोगों के जवाब हमेशा एक जैसे होते हैं, और किसी का बहाना सुनना बेकार है। इसीलिए चाहे वो कुछ भी बोले, मिसाडो की मुट्ठी अब रुकने वाली नहीं। अगले ही पल उसका प्रहार लड़के के चेहरे पर पड़ता है। धमाके के साथ वो पीछे उड़ता हुआ कोर्टयार्ड में गिरता है, बेहोश। कैरन ये देखकर दंग रह जाती है। क्या ये वही क्योस्के है जो पहले सबका शिकार बनता था? नहीं, अब वो बदल चुका है। अब कोई भी उसे नोबडी नहीं कह पाएगा। अब वो अपने सफर की शुरुआत कर रहा है, द पाथ टू बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर। बाकी पुलिस डर के मारे अपने घायल दोस्त को उठाकर भाग निकलते हैं, अब भी शॉक में कि हॉस्पिटल से लौटने के बाद क्योस्के ऐसा कैसे बन गया। मिसाडो गहरी सांस लेकर डिसअपॉइंटमेंट में कहता है, इतनी बड़ी बातें और निकला कुछ नहीं। वो कैरन के साथ स्कूल की ओर चलता है। चारों तरफ के स्टूडेंट्स कोर्टयार्ड से सब कुछ देख चुके होते हैं। उनकी नजरें अब उसी पर टिकी हैं। फुसफुसाहटें गूंजती हैं। चलते हुए मिसाडो खुद सोचने लगता है, क्या मैंने थोड़ा ज्यादा दिखावा कर दिया? तभी कोई भीड़ चीरकर उसकी तरफ बढ़ता है। एक सीनियर स्टूडेंट, योइत्सुदाई। वो क्योस्के को रोककर कुछ सवाल पूछना चाहता है। क्योस्के उसे पहचानता नहीं, पर उसकी चाल ढाल से पता चलता है कि वो अपर क्लासमैन है। वो इसे अवॉइड करने की सोचता है और कहता है, क्लास शुरू होने वाली है, बाद में बात करते हैं। लेकिन योइची इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं बाइटिंग द कैट का लीडर हूँ, वही क्लैन जो प्रिंसिपल इवाको ने इस स्कूल के लिए बनाया है। ये सुनते ही क्योस्के का हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुक जाता है। अब उसकी क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। वो हल्की मुस्कान के साथ मुड़ता है, ठीक है, बात करते हैं सीनियर। दे फाइंड अ सिक्लूडेड जगह जहाँ कोई सुन न सके। वहां पहुंचते ही युइची बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दे पर आ जाता है। वो क्योस्के से पूछता है कि क्या वही है जिसने डी रैंक डंजन में मरे हुए एडवेंचरर्स को हराया था? आरएमसी यानी मिसाडो मासूम बनकर एक्ट करता है, पर भीतर से उसका मन उथल पुथल में है। कैसे किसी को पता चल गया? मैंने तो सब साक्ष्य मिटा दिए थे। युइची आगे बताता है कि उसने स्टाफ से सुना कि उनकी एकेडमी का एक स्टूडेंट उस डंजन में गया था। जब वह खुद जांच करने गया तो अंदर उसे उन कुख्यात क्रिमिनल्स की लाशें मिली जो नॉविस एडवेंचरर्स का शिकार किया करते थे। इसके ऊपर मुश्किल से 10 मिनट पहले क्योस्के ने कोर्टयार्ड में अपने क्लासमेट से मल्टीपल एट्रीब्यूट मैजिक के साथ लड़ाई की थी। सारी बातें सच थीं, लेकिन जिस तरह युइची सब पेश कर रहा था उससे साफ था कि उसे मिसाडो के असली पावर या मैजिक स्ट्रक्चर की कोई जानकारी नहीं है। उसके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं कि वही कल्प्रिट है। युइची अचानक सख्त लहजे में बोलता है, सच बोलो क्योस्के,
कब तक छुपाओगे? लेकिन हमारा एमसी शांत रहता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, आज सुबह मैंने बस सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया था, बाकी जो हुआ मुझे नहीं पता। फिर वो अपनी जैकेट में हाथ डालता है और एक ऑल्टर्ड स्टूडेंट आईडी निकालता है। उस कार्ड पर उसका फेक लेवल 1 दिख रहा होता है। इसका मतलब साफ था, ऐसा वीक स्टूडेंट ये सब कर ही नहीं सकता। साथ ही उसके आईडी में लिखा वॉइड एट्रीब्यूट, जो सबको पता है कि एक बेकार ऑलमोस्ट यूजलेस एट्रीब्यूट है। यूची गुस्से में दांत भींचता है, तो ये लड़का बस मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था। वो पीछे मुड़कर कहता है, माफ करना, तुम्हें बुलाना मेरी गलती थी। लेकिन जाते जाते वो चेतावनी देता है, बेहतर होगा सस्पिशियस एक्ट मत करना, वरना सीनियर्स के लिए मुसीबत बनोगे। क्योस की हल्की मुस्कान के साथ उसे जाते देखता है। दिलचस्प, ये बंदा मेरे काम आ सकता है। अगर वो योइची को अपने कंट्रोल में कर ले तो प्रिंसिपल इवाको तक पहुंच आसान हो जाएगी, बिना उसे सस्पेक्ट किए। अब बस उसे तरीका ढूंढना था, कैसे इस एरोगेंट सीनियर को अपना पॉन बनाया जाए। और शायद आज वही मौका था अपनी एक्सपेरिमेंटल स्पेल को टेस्ट करने का। इस बीच योइची प्रिंसिपल इवाको से मिलने पहुंचता है ताकि डी रैंक डंजन की घटना की रिपोर्ट दे सके। इवाको शांत चेहरा बनाए उसकी बात सुनता है, फिर ठंडे स्वर में कहता है, युइची, तुम्हारे जैसे डिसिप्लिन्ड